Friends, welcome to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be start in class 12 Political Science chapter number 6 पर्यावरण प्राकृतिक और संसाधन। तो लास्ट क्लास की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके अंदर यही क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जब हम राजनीति से रिलेटेड सारे टॉपिक्स अब तक पढ़ते हुए आए हैं तो उसके अंदर में पर्यावरण पढ़ने की कैसी नीड पड़ रही है। तो इसका आंसर ये है कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो भी अल्टीमेटली किससे रिलेट करते हैं, विश्व से रिलेट करते हैं। जब उनको कोई नुकसान पहुंचता है तो समझ लीजिए सारी सरकारों को नुकसान पहुंच रहा है, सारे देश को नुकसान पहुंच रहा है। तो प्राकृतिक संसाधन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे एनवायरनमेंट का, जो कि आप तो जानते होंगे। देखो, जब पेड़ ही नहीं होंगे तो सांस कैसे लेंगे, कृषि भूमि नहीं होगी तो खाएंगे कैसे, जब पीने का जल नहीं होगा तो पिएंगे क्या। तो इसी तरीके से कई सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास जिनके ऊपर चिंता करने का एक अच्छा और बड़ा विषय मिल जाता है सभी सरकारों को। यानी ऐसा नहीं है कि भाई हम इन्हें छोड़ दें, इन पे चिंता करने के भी काफ़ी कठोर और ठोस मुद्दे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये आता है कि ओजोन परत में छिद्र, जिससे डायरेक्ट क्या हो रहा है, हमारे मनुष्य की स्वास्थ्य पे रिलेट करेगी ये सब चीज़ें। जब मनुष्य के स्वास्थ्य पे रिलेट करेंगे तो बेसिकली वो किसी भी देश की जनसंख्या पे इफेक्ट पड़ेगा, वहाँ के लोग मर जाएंगे, मतलब कोई बीमारी आ जाएगी, कुछ भी। और फिर दूसरा आता है कृषि योग्य भूमि में कमी। यानी जो कृषि योग्य की भूमि जो बची है उसमें कमी आ रही है, दिन पर दिन कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। फिर आता है शुद्ध जल की कमी। शुद्ध जल में दिन पर दिन और कमी होती जा रही है, जिसमें यूएनओ है जो हमारा, उनकी मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, जो कि 2016 में उन्होंने बताई थी, 2016 के अनुसार विश्व की 66.3 करोड़ जनता शुद्ध पानी के जल से क्या रहती है, वंचित रहती है। यानी कि उनको पीने का जल मिलता ही नहीं है जो शुद्ध है, वो ऐसे ही गंदा गंदा पानी पी लेते हैं। फिर और बता रखा है कि इससे ज़्यादा की जनता जो है वो स्वच्छता से वंचित है। यानी जिस जगह पे वो रह रहे हैं वो इतना गलत और इतना मतलब अनहाइजीनिक इलाका है कि वहाँ स्वच्छता की काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो उनकी रिपोर्ट के अनुसार बताया था हमें। फिर फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास वैश्विक तापमान में वृद्धि। यानी कि जो हमारा तापमान है उसमें दिन पर दिन और वृद्धि होती जा रही है। फिर पांचवा आता है बढ़ता प्रदूषण, मानव अस्तित्व को खतरा, सीमित संसाधन। यानी कि जितने भी हमारे पास संसाधन है वो सीमित वे में बचते जा रहे हैं जो पर्यावरण के हैं। तो बेसिकली देखो, ये सब चीज़ें बता रखी हैं हमें जो कि रिलेट कर रही हैं सीधे किसी भी देश की सरकारों से। क्यों? देखो, जो हमारे वन होते हैं वो एक इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, पहले तो इंसानों की तरफ से ही। दूसरा ये कि जब जितने ज़्यादा पेड़ होते हैं वो जल चक्र वहाँ के उस देश का सीमित वे में रहता है ना, वहाँ ठीक रहता है जल चक्र, उसको सीमित रखने में काफ़ी मदद करता है। बट जिस तरीके से उनकी कटाई होती जा रही है तो हमारा जो संतुलन है ना वो बिगड़ता जा रहा है। तो इसी तरीके से मानव खुद अपने आप ही अपने अस्तित्व को खतरा पहुंचा रहा है, जिससे हमारे किसी भी देश में या पूरे विश्व के अंदर एक चिंता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। इसके बारे में और सब चीज़ें पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखा कि बेसिकली जो पर्यावरण से संबंधित जितनी परेशानियां हैं वो क्या क्या थी। तो जब हमने पर्यावरण से संबंधित जितनी परेशानियां पढ़ी तो विश्व के अंदर उनके ऊपर क्या क्या विचार हुआ, क्या क्या प्रयास हुए। तो टोटल बुक के अंदर हमें प्रयास तो वैसे 11 दे रखे हैं, अभी 4 के ऊपर फोकस करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है 1972 के अंदर क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम ने एक पुस्तक लिखी थी, लिमिट्स टू ग्रोथ। इस पुस्तक में लिखा था कि जिसमें बढ़ती जनसंख्या पर प्रकाश डाला गया। यानी कि जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी उसमें बताया गया कि जिस तरीके से हमारे विश्व के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है उससे आने वाले वक्त हमारा कैसे रहने वाला है। फिर दूसरा, इसी साल के अंदर 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में क्या हुआ, इस सम्मेलन में एक ही धरती के अनुकूल सुनाई दी। यानी बेसिकली पूरे विश्व के मतलब जितने भी देश की हमारी सरकारें थी, राजा थे, वो सब बैठे, उन्होंने कई सारी बातें करी पर्यावरण संबंधी। तो बेसिकली क्या बताया, इसमें एक ही धरती की मांग हुई, एक ही धरती एक ही है, इसके सारे पर्यावरण एक ही हैं, सारे संसाधन एक ही हैं, तो उन पर हमें किस तरीके से क्या करना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। इन सब चीज़ों की बातें हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन में। फिर आता है तीसरा 1972 यूएनईपी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पर्यावरण से संबंधित प्रयासों पर पहलकदमी हुई थी। 1970 में यूएनईपी द्वारा ये आयोजित हुआ था कार्यक्रम, और इसमें जो हुआ था, क्या हुआ था, पर्यावरण से संबंधित सारे प्रयासों की पहलकदमी हुई थी, यानी पहल हुई थी सारे प्रयासों की, इसमें स्टार्टिंग हुई थी। फिर आता है फोर्थ पॉइंट 1987 का। इसमें क्या हुआ था, बार्टलैंड रिपोर्ट। बार्टलैंड रिपोर्ट यानी ओवर कॉमन ऑफ फ्यूचर। इसमें बताया गया कि जितने भी हमारे पर्यावरण संबंधित चालू तौर तरीके हैं ये आने वाले वक्त में टिकाऊ साबित नहीं होंगे, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये इन्होंने बताया था अपने रिपोर्ट के जरिए, ओवर कॉमन ऑफ फ्यूचर। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे इस चैप्टर के, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए मैंने सारे एक ही का साथ इनके नोट्स बना दिए हैं और आपको लिखवा रहा हूँ। क्योंकि बेसिकली बुक के अंदर तो ये एक पार्ट अभी दे रखा है, दूसरा पार्ट दूसरे पेज के बाद, तीसरे पेज के बाद, इस तरीके से। तो इनकी डेट्स याद रखनी है हमें, और ये क्या क्या चीज़ें थी इनके अंदर वो याद रखना है।
और आगे बढ़ता है फिफ्थ प्रयास 1992 के अंदर हुआ था, जिसको ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो भी बोला जाता है। और ये था हमारा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में देखो क्या क्या चीज़ें थी। बेसिकली जो पर्यावरण की सुरक्षा थी हमारी, उसके ऊपर ना दो चीज़ों में डिवाइड कर रखा था उन सुरक्षा को। पहला विकासशील देश, दूसरा विकसित देश। तो दोनों इन देशों के बीच में जो है वो क्या होता था, कभी कभी विवाद हो जाता था। यानी कि वो ये समझते थे कि विकासशील देश सुरक्षा नहीं कर पा रहे या फिर विकसित देश नहीं कर पा रहे। तो इस विवाद को लेकर क्या निकाला गया था, एजेंडा 21 निकाला गया, जिसमें साफ साफ बातें बताई गई थी कि जो हम कर रहे हैं काम, उसमें क्या है, टिकाऊ तरीके निकालने चाहिए हमें पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर, और वो निकाले जिनके ऊपर हम परफॉर्मेंस दें, जिनके ऊपर हम काम करें, जिससे क्या हो, हमारी विकासशील देश और विकसित देश दोनों देशों के बीच में कोई झगड़ा ना हो। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, इसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बोला जाता है। इस पर्यावरण में सुरक्षा को लेकर जो विवाद विकसित और विकासशील देशों में थे, इसलिए एजेंडा 21 निकाला गया, जिसमें विकास के टिकाऊ तौर तरीके बनाए गए थे, जिसके ऊपर हमें काम करना था। ये था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 2002 के अंदर। ये कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग, दक्षिण एशिया में। इसका दूसरा पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन मूल रूप से दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित था। इसका जो काम था वो क्या था, विकास पर केंद्रित था मूल रूप से। परंतु तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जो थे, उन्होंने इसका बहिष्कार किया था। तो इतना टॉपिक हमें बता रखा है दूसरे पृथ्वी सम्मेलन के अंदर। तो ये दो पृथ्वी सम्मेलन हुए थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे दोनों। और ये 6th प्रयास हो गए हमारे। अब और प्रयास की तरफ बढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं उनमें। अब 7th प्रयास 1997 में हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल इसका नाम था इस सम्मेलन का। इस सम्मेलन में क्या था, औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। यानी जो इंडस्ट्री एरिया होते हैं, इनकी जो ग्रीन हाउस की गैसेज निकलती हैं, उसको कम करने का लक्ष्य रखा गया। किसमें, 1997 में। और कौन से सम्मेलन में, क्योटो प्रोटोकॉल। फिर 8th सम्मेलन हुआ हमारा 2010 के अंदर। इसमें कानकून सम्मेलन नाम बताया जाता है इसका, और COP16 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ग्रीन हाउस के उत्सर्जन की बात की गई थी। यानी कि बेसिकली ऊपर वाले में तो क्या था, लक्ष्य रखा गया था, इसमें बात की गई थी कि भाई हमें ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को इतने रूप से कम करना है। देखा जाए अल्टीमेटली दोनों सेम ही है। फिर आता है हमारा 9th प्रयास, Rio+20 यानी रियो डी जेनेरियो। प्रथम विश्व के पृथ्वी सम्मेलन के बाद इस सम्मेलन का आयोजित हो रहा था, इसलिए इसका नाम जो पड़ा था Rio+20 पड़ा था। इस सम्मेलन में नई नई चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए, जो कि पर्यावरण से संबंधित हमारे पास आ रही हैं, तो उन पर चर्चाएँ हुई थी। तो ये सम्मेलन हमारे कितने हो गए, 9th सम्मेलन हो गए। 2 सम्मेलन बचे हैं, उसको कवर करते हैं। समझौते आते हैं। पहला आता है पेरिस समझौता, COP19 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ये हुआ था 2015 के अंदर। और इस सम्मेलन में वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखने की बात की गई थी। यानी जितने भी हमारा वैश्विक तापमान है, जितनी ग्रीन हाउस की गैसें निकलती हैं, उसको 2 डिग्री सेल्सियस के हमें अंदर रखना, ये लक्ष्य रखा गया था। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 में इस सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए, और ये लक्ष्य रखा कि 2030 तक हम अपने उत्सर्जन को 2015 के मुकाबले कम करने का लक्ष्य रखेंगे। फिर आता है हमारे पास 11वां समझौता, COP22 मार्केशिया मोरक्को। इसमें आवश्यक वित्तीय सहायता प्रोवाइड करने का इसका मुख्य लक्ष्य या फिर विषय था। जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं उनको एक वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना, कि वित्तीय सहायता की ज़रूरत हर किसी को होगी, चाहे वो कितना ही बड़ा प्रयास हो, कितना छोटा प्रयास हो। तो इसका जो मेन मोटिव था वो यही था कि वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना। तो ये हमारे कुछ 11 प्रयास थे जो कि पर्यावरण के ऊपर किए गए थे। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे इससे आगे का चैप्टर। अदरवाइज़ आपके आज की किसी भी प्रयास के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।